चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अरब, इस्लाम एंड ऑयल के टॉपिक के अंदर अरेबियन स्टेट्स का जिक्र करना शुरू किया अपने पिछले लेक्चर में, और उसके तहत हमने पहला स्टेट पढ़ा था सऊदी अरेबिया और दूसरा स्टेट कुवैत। जब हमने कुवैत पर फोकस किया, फोकस इस बात पर ज़्यादा रहा कि कैसे इराक और कुवैत वॉर के तहत अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया। अमेरिका कैसे अपने इंटरेस्ट को ऑलवेज़ प्रायोरिटी पर रखते हुए अपने अलायंसेस शिफ्ट करता रहता है। इराक ईरान वॉर में जहां एक तरफ इराक के साथ अलायंस चला, वहीं दूसरी तरफ कुवैत इराक वॉर में कुवैत की तरफ से अमेरिका लड़ा। हमने समझा कि इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, जिनमें मेन एस्पेक्ट उनका नेचुरल रिसोर्स ही है। हमने सऊदी अरेबियन सोसाइटी के बेस में जो उनका कल्चर है, उस कल्चर पे वहाबिज़म का जो प्रभाव है उसे समझा, वहाबिज़म क्या है ये समझा, और वहाबिज़म अल सौद के घराने को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने में क्या रोल प्ले करके गया था 1744 में ये समझा। और उसी कारण से आज उसी अल सौद फैमिली को अगर सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके जाना है तो एक बड़ी चुनौती यही है कि जिस वहाबिज़म की वेव पर बैठ कर के वो एक राजनीतिक सत्ता बने सऊदी अरेबिया की, उसी वहाबिज़म के ऑर्थोडॉक्स वर्जन से आज उन्हें लड़ना है। आई बात समझ में? आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो मुल्क है डिस्कशन के लिए वो बहरीन है। हम बहरीन की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बहरीन दिखा दूं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए बहरीन को जब आप देखते हैं तो क्या नज़र आता है? एक आइलैंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ये आइलैंड, फिर इसके बीच में ये छोटा सा आइलैंड, फिर ये छोटा सा आइलैंड। तो इस वजह से बहरीन को एक आर्कीपिलेगो कह के पुकारते हैं। बहरीन एक आर्कीपिलेगो है। आर्कीपिलेगो का यहाँ पर मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ एक स्टेट, द बहरीन। कैपिटल मनामा। कैपिटल क्या है? मनामा। क्या है बहरीन की कहानी? ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? देखिए 1971 में ही बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात ये ब्रिटेन से आज़ाद होते हैं। यहाँ पर पहले ब्रिटेन का रूल हुआ करता था, 1971 में आज़ाद होते हैं। बहरीन की जो सोसाइटल फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है कि 50% से अबव लोग वहाँ पर शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन वहाँ की जो रूलिंग अथॉरिटी है, रूलिंग अथॉरिटी जिसे आप राजघराना कह लीजिए, द रॉयल हाउस, रॉयल फैमिली, और अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, द एलिटिस्ट सेक्शन, ये सब सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो एक शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम अभी पहले कुछ चीज़ों को समझे फिर हम इसे समझेंगे। तो रूलिंग सेक्शन जो है वो सुन्नी है, लेकिन मेजॉरिटी जो मासेस हैं, जो लोग हैं, द पीपल ऑफ दैट स्टेट, वो शिया हैं। इतनी बात समझ में आई? कई बार ऐसा कहा जाता है कि कोई ठोस कारण नहीं थे, अकारण ही ईरान इस पर अपना दावा करता रहा है। ईरान ये कहता रहा है कि बहरीन मेरी टेरिटरी है, ओके। लेकिन बहरीन आज एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करता है और उस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। बहरीन को जब भी हम सोचते हैं तो किस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आती होंगी? देखिए बहरीन
1990s के दौर से ही मॉडर्नाइजेशन के राह पर आगे बढ़ा। आपको मॉडर्नाइजेशन वहाँ पर नज़र आएगी, ये खास बात है। 1990s के अंतिम समय में आते हुए 1999 के अराउंड आपको वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होते भी नज़र आएंगे और बहरीन में चुनाव कराए गए इस विषय को लेकर के कि भी संसद होनी चाहिए कि नहीं, पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि नहीं। तो जनता ने अप्रूवल दी इस विषय पर भी कि हाँ, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हमें चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, पार्लियामेंट जैसी इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं, जिसके कि 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो 2 हाउस माने द बाय कैमरल, तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करती है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर कहानी यही आ जाती है, जैसे कुवैत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के राजघराने के द्वारा होती है, ठीक यहाँ पर भी अपर हाउस के मेंबर राजघराने ही के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, माने जो शासक है, द रूलर, वही अपॉइंट करता है उन्हें। ओके, और बहुत सारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर रूलर के पास रहती है। मतलब रॉयल फैमिली की एक अथॉरिटेटिव कंट्रोल रहता है सोसाइटी और पॉलिटी के ऊपर। इस बात को आप समझ के चलिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह हम इन्हें देख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप उस तरह के डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं यहाँ पर ऑब्जर्व करते जैसा एक ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन में नज़र आता है, जैसे कि अमेरिका में, इंडिया में, इवन ब्रिटेन में आपको ये चीज़ें दिखती हैं। ओके, लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी की तरफ पहल है, पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, उसके चुनाव होते हैं, वुमेन को कैबिनेट में जगह दी जाने लगी है, उसको जगह मिलने लगी है। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बांध रखे गए थे उन्हें उन ज़मानों में फिर छोड़ा गया, वहाँ पर लिबरल पॉलिसी अपनाई गई। तो ये सब कदम उठाने से लगता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन लोगों की मांग ये है कि ये बहुत नाकाफ़ी है, इस पर अभी बहुत सा काम होना बाकी है। लेकिन क्योंकि रूलर ये जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, अगर हम उसे एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं तो हमें ग्लोबल फोर्सेस के साथ मिलकर के चलना होगा। और बहरीन के मामले में बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पर लोगों का अच्छा है। छोटा मुल्क है, आबादी कम है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है क्योंकि वेल्थ जो है इनर्मस है। और उस इनर्मस वेल्थ का कारण कौन है? उसका कारण है इनर्मस नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि इस रीजन की कंट्रीज़ का ठेठ लक्षण है। और उन रिसोर्सेज में भी वो रिसोर्सेज जिसके 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा प्रीशियस होने के पीछे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दौर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का दौर है। 20th सेंचुरी इज़ अ फेज़ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एवरीथिंग। तो इसीलिए फिर अपने आप ही नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जैसी चीज़ों के साथ एक इम्पॉर्टेंस अटैच हो जाती है। और पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ के पास इसके भंडार प्रचुर मात्रा में है, जो उनकी वेल्थ का कारण है। उस वेल्थ को ही यूटिलाइज़ करके एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के बीच एग्जिस्ट करता है। और वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए मॉडर्नाइजेशन की ओर आपको जाना है। लोगों को मोटर गाड़ियाँ चाहिए, बेहतरीन शिक्षा चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, लग्जरी चाहिए। तो आप ग्लोबल फोर्सेस को डिनाई नहीं कर सकते। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नज़र आता है बहरीन के ऊपर, वो भी बड़े स्तर पर। ओके, लेकिन बहरीन यहीं पर एक यूनिकनेस भी होल्ड करता है। इसे मिडल ईस्ट लाइट के नाम से पुकारा जाता है। और इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, उसका कारण क्या है? बहरीन की हमेशा कोशिशें रही हैं कि जहां एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े, ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़े, वहीं दूसरी तरफ जो उसका हेरिटेज है, जिस हेरिटेज के बेस में उसका कल्चर है और जिस कल्चर के बेस में उनकी जो एथनिसिटी है, जो अरब है, वो आती है,
वो उसे प्रिजर्व करें, वो उसे प्रमोट करें। तो ये जो एक अरब कल्चर है, जो उनकी धरोहर की तरह है, उनकी आइडेंटिटी का बेसिस है, वो साइमल्टेनियसली इसे भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई बात समझ में? ये भी साथ साथ एफर्ट्स चलते रहते हैं। ये एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी एक पर्शियन गल्फ़ आइडेंटिटी भी मेंटेन करना चाहते हैं। पर्शियन गल्फ़ आइडेंटिटी की खासियत ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में पर्शियन गल्फ़ आइडेंटिटी वाली कंट्रीज़ ज़्यादा बेटर रिसीव की जाती हैं ग्लोबली, वर्ल्ड के लेवल पर ज़्यादा ओपन मैनर में इनको एक्सेप्ट किया जाता है। ओके ऐसा माना जाता है कि ये सोसाइटीज़, दिस पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़, they are more open to the global world, more open to the modernizations, more open to the infrastructural development and the future development of their member of society. okay? इसी कारण से ये जो उनका एक आस्पेक्ट है कि अपने इस्लामिक बिलीफ, अपने अरब कल्चर जिस पे बेस्ड है उनका हेरिटेज, अपनी पर्शियन गल्फ़ आइडेंटिटी को भी मेंटेन रखेंगे, लेकिन साथ साथ डेमोक्रेसी की तरफ भी जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जाना है। ये इनके बीच में एक संतुलन बनाने का प्रयास रहता है। ओके जब ऐसे प्रयास इन मुल्कों में रहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, हम जिन भी मुल्कों की बात कर रहे हैं इनमें अलग अलग सेगमेंट्स खुद को असर्ट करना चाहते हैं। उनमें बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, द बिज़नेस फैमिलीज़, द बिज़नेस पीपल, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें इस्लामिक ग्रुप होते हैं, उसमें सेकुलर लिबरल पीपल होते हैं, जो सेकुलर लिबरल पीपल हैं। ये सभी लोग चाहते हैं कि इनकी एक जगह बने, सत्ता में जगह बने, समाज में एक जगह बने, और ये आपस में कंटेंट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं उस पोजीशन के लिए। ये ट्रेंड आपको कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, हर जगह ये चीज़ें नज़र आएंगी। इस्लामिक गुट ये चाहते हैं कि जो सरकार है, समाज है, वो इस्लामिक नियमों के मुताबिक चले। सेकुलर लिबरल्स ये चाहते हैं कि सोसाइटी में टॉलरेंस ज़्यादा हो, इंटरफेथ टॉलरेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, और सोसाइटी ज़्यादा ओपन होनी चाहिए ग्लोबल डेवलपमेंट्स को लेकर के। हमें स्टेट को सेकुलर रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिज़नेस ग्रुप्स ये चाहते हैं कि भाई जो धर्म है वो अगर तो लाभ पहुंचा रहा है व्यापार को तो ठीक है, लेकिन अगर वो व्यापार के मार्ग में आता है तो उससे व्यापार की नीतियों से दूर रहना चाहिए। राज्य को ऐसा होना चाहिए कि जो व्यापार की नीतियाँ इस हिसाब से बनाए कि उसमें कोई भी ऐसे एलिमेंट्स ना इंक्लूड हों जो व्यापार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट प्रमोट करें। तो वो अपनी तरफ से अपना कंट्रोल चाहते हैं। सो डिफरेंट पीपल आर देयर। उन्हीं में आज उभरती हुई एक वेव है युवाओं की। युवा अपने लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, अपने लिए रोज़गार चाहते हैं, और उसकी समस्या है। जब हम इन मुल्कों की बात करते हैं तो जैसे हमने सऊदी अरेबिया में पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू एग्जिस्ट करता है, वहीं दूसरे मुल्कों में भी अगर हम जाएं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, शिक्षा है, कोई समस्या का कारण नहीं। लेकिन फिर बात वही है कि वेल्थ कुछ परिवारों तक, कुछ घरानों तक सीमित है, उनके मुकाबले बाकियों का स्तर ऐसा नहीं है, इनकम लेवल उतना नहीं है, एक लेवल की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। उस सेंस में जिस तरह के लोगों के स्किल्स हैं, जैसी एजुकेशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उनके पास वैसी एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है जैसी एम्प्लॉयमेंट वो चाहते हैं। जिस दर्जे की, जिस रुतबे की नौकरियां चाहते हैं, वैसी चीज़ों की कमी रहती है, और उसी को लेकर के इनकी चिंताएं भी शुरू होती हैं राजघरानों की, इन मुल्कों की, कारण कि आगे भविष्य में ये ज़रूर निश्चित होगा कि ऑयल की सिग्निफिकेंस घट जाएगी वर्ल्ड लेवल पर एज अ डिमांड, और ऑयल ख़त्म भी होगा। ऐसे में ये सभी मुल्क अपनी अपनी इकॉनमी को डाइवर्स करने में लगे हैं, जिसमें बहरीन ने बहुत लंबे समय पहले कदम उठा दिए थे, जिसके तहत वो इस्लामिक बैंकिंग में बहुत फोकस कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर रहा है। वो ये मानता है कि उसे ग्लोबल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है, और अपनी कंट्री में वो इस्लामिक बैंकिंग को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। इस्लामिक बैंकिंग नॉर्मल बैंकिंग से अलग रहती है। उसमें यही अलग रहता है कि जैसे इस्लाम में ब्याज जो है,
इंटरेस्ट, वो जो है उसे हलाल नहीं माना जाता, वो हलाल नहीं है, उसे हराम आइटम माना जाता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि आप पैसा जमा कराएंगे तो बदले में आपको ब्याज नहीं आ रहा है तो क्या आ सकता है? तो कोई इशू नहीं है, आपने बैंक ने घर लोन पे दिया तो बैंक को बदले में क्या आएगा? तो एक वायबल ऑप्शन है कि रेंट आ जाएगा, रेंट तो ले सकते हैं ना, ये तो ले सकते हैं ना। तो कुछ लोन के इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें इंटरेस्ट का लेन देन ना हो करके अदर बेनिफिट्स इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स, ये खास तौर पर इस्लामिक बैंकिंग इकोनॉमी के लेक्चर में हमने डील की है, आज वो करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, भारत में भी है इस्लामिक बैंकिंग। तो इस्लामिक बैंकिंग है एज अ फाइनेंशियल हब, आप भी विकसित होना चाहते हैं ताकि दुनिया की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है आप उन्हें पूरा कर सकें। वहीं यहीं तक नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि बहरीन भी बाकी अरबी मुल्कों की तरह खुद के बंदरगाहों को विकसित कर रहा है, यानी कि पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। जितने बेहतरीन पोर्ट होंगे उतना ज़्यादा कार्गो ट्रैफिक, कंटेनर्स का ट्रैफिक वो हैंडल कर पाएंगे और उतने इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन जाएंगे। और अगर वो लार्ज स्केल ट्रेडिंग सेंटर बनते हैं, यानी कि लार्ज स्केल बायर्स और सेलर्स वहाँ आकर के चीज़ों की ख़रीद और बिक्री करते हैं, तो नेचुरली फिर उसका फ़ायदा एक इकॉनमी को मिलता है, क्योंकि आप एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में विकसित हैं, सामान आ जा रहा है वहाँ पर, कितनी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उसको, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है आपको उसको, और वो कितनी सारी फ़ीस, चार्जेस, लिवाइज आप उससे ले सकते हैं। ओवरऑल एक डेवलपमेंट सेंटर बन जाता है वो। तो ये कर रहा है बहरीन, और इसमें साथ उसका निभाते हैं अमेरिका। क्यों, कैसे कि अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बहरीन का। ओके, FTA साइन हो रखा है अमेरिका के साथ, और उसी के कारण जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो ये देखते हैं कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, ड्यूटी बैरियर्स ख़त्म हो जाएंगे, और फिर अब हम बहरीन को उपयोग में ला सकते हैं लार्ज स्केल सेलर्स और बायर्स को वहाँ पर एक मार्केट प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने बंदरगाहों पर वो फोकस कर रहा है। दूसरी तरफ वो एंटरटेनमेंट सेंटर्स मैंने बताया था बना रहा है, वो स्पोर्ट्स सेंटर डेवलप कर रहा है, बेहतरीन मॉल बना रहा है। ये सब चीज़ें बनाने का कारण यही है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च हो, अच्छा रोड नेटवर्क क्रिएट हो, लोगों को उस क्षेत्र में रोज़गार मिले। दूसरा, बहरीन एक अच्छे टूरिस्ट सेंटर में विकसित हो। अरबी मुल्कों के साथ एक चीज़ ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है कि वो एक अच्छी टूरिस्ट कंट्री के रूप में विकसित हों। यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई चलिए इस बात के लिए फ़ेमस है, बाकी मुल्कों के साथ ऐसा नहीं है। मेजॉरली जो ट्रैवल होता है वो रिलीजियस पर्पसेस से होता है या फिर ऑक्यूपेशनल पर्पसेस, काम की वजह से आप जाते हैं। लेजर ट्रिप्स उतने नहीं होते हैं। लेकिन बहरीन इन मामलों में अलग है। बहरीन एक बड़ा टूरिस्ट पुलर कंट्री है, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ टूरिस्ट आते हैं। दुनिया भर से तो आते ही हैं, अरेबियन पेनिनसुला के बाकी स्टेट्स से भी लोग बहरीन जाते हैं। बहरीन का सभ्यता के स्थापना से लेकर अब तक मानव विकास में लगभग 5000 साल पुराना इतिहास है। यूनेस्को के द्वारा बहरीन के किले कतल बहरीन को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। तो बहरीन के पास एक ऑथेंटिक हेरिटेज है जिसे विज़िट करने के लिए लोग जाते हैं। बहरीन अपने इसी टूरिज़्म के अदर डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे कि वो ये चाहता है कि दुनिया भर की जो भी बड़ी स्पोर्ट्स हैं वो उनसे जुड़े हुए इवेंट्स खुद ऑर्गेनाइज़ कराए, उनसे जुड़े हुए लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप हों, यानी कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, उसके मुल्क के लोग, और जो वो अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर बनेंगे, दुनिया भर के लिए खेलेंगे, दुनिया भर के साथ खेलेंगे, तो नेचुरली एक नए ही तरह की इंडस्ट्री क्रिएट हो जाती है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिलता है इससे, है कि नहीं? फिर होटल्स आप बनाते हैं, रिक्रिएशनल सेंटर्स बनते हैं, मॉल्स, ये सारी चीज़ें साथ में एसोसिएटेड हैं। लोग उसी स्पोर्ट्स के बहाने आपके मुल्क में जब विज़िट करने आते हैं, वो आपके लोगों का ट्रीटमेंट देखते हैं, आप उन्हें कैसे डील कर रहे हैं, सड़कें कैसी हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी कितनी है, होटल्स कैसे हैं, रहने सहने की व्यवस्था। लोग फिर बार बार वहाँ घूमने आते हैं। पहली बार तो किसी बहाने से आते हैं,
आगे से फिर वो आते ही रहते हैं। फिर आपके मुल्क के लोगों की दुनिया भर के मुल्कों में एक्सेप्टेबिलिटी भी तो बढ़ती है ना, क्योंकि जब आपको आके कोई मिल के जाए, विज़िट करके जाए, तो बहुत सारे मिथ भी ब्रेक हो जाते हैं ना उनके। वो ये समझ जाते हैं कि एक्चुअली में आपका कल्चर कैसा है, आपका बिहेवियरल सिस्टम कैसा है। और जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया भर में बढ़ेगी तो आपके कारोबारी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपके नए रास्ते खुलते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना फेवर में जाता है अगर कंट्री के पास इनफ रिसोर्सेज है अपने लोगों को बेसिक सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए इनफ रिसोर्सेज हैं। उसके बाद आप ऐसे इवेंट्स कराएं, ये गुड हैं। बस ऐसा ना हो कि वो कहानी हो जाए कि लोग जो हैं वो नंगी हालत में हैं, बदन पे कपड़े नहीं हैं, रहने को घर नहीं है, खाने पीने को सामग्री नहीं है, और आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स पे। तो वो वही कहानी है कि रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा। शासक ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप अपनी बांसुरी बजाने में लगे, उधर आपका मुल्क जल रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये बहरीन इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अब जब ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहरीन में सब सही है, सब अच्छा है, कोई समस्या का कारण नहीं है। ऐसा नहीं है, बहरीन की अपनी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अरेबियन पेनिनसुला में एक बड़ा डोमिनेंस अमेरिका का है। इवन आप एक वर्ड भी सुनते हैं, अमेरिकनाइजेशन ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। अमेरिकनाइजेशन, अमेरिकन फास्ट फूड चेन्स, अमेरिकन स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, अमेरिकन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, अमेरिकन स्टाइल ऑफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स, अमेरिकन एक्सेंट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश, हर चीज़ आपको अमेरिका से ही प्रभावित नज़र आएगी। चाहे आप रोड साइड वहाँ पर रेस्टोरेंट चेन्स देख लीजिएगा, होटल्स देख लीजिए, जो चीज़ें देखिए आपको प्रभाव दिखेगा। वो कारण है कि अमेरिकन कंपनीज़ का इन अलग अलग मुल्कों में ऑयल डिस्कवर करना। और दूसरा कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का डोमिनेंट हो जाना पूरी दुनिया पे, ये एक कारण रहा है। और तीसरा कारण ये है कि अरबी समाज में अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए सऊदी अरेबिया का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक लंबी साझेदारी, एक अलायंस रहना। तो अब इन कारणों से देखें तो अमेरिका के साथ एक प्रोटेक्शन का, कोऑपरेशन का करार बहरीन का है। इवन जब अमेरिका ने 2003 इराक वॉर हुई और अफ़गानिस्तान इन्वेजन हुआ अमेरिका की तरफ से, तो बहरीन को एज अ फ्रंट लाइन कंट्री यूटिलाइज़ किया गया था। फ्रंट लाइन कंट्री यही बनी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, पर्शियन गल्फ़ और रेड सी पर निगरानी रखने के लिए जो अमेरिकन मिलिट्री है, उस अमेरिकन मिलिट्री का प्रॉपर एक नेवी विंग, जिसे हम अमेरिकन 5th फ्लीट कहते हैं, द नेवी, उसका हेडक्वार्टर बहरीन में है। लिटरली हेडक्वार्टर, उसका सेंटर बहरीन में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इस तरह से बहरीन फिर अमेरिकन मिलिट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस है, इम्पॉर्टेंट बेस। आपका सीधा वहाँ पर हेडक्वार्टर है। और अमेरिका और बहरीन के बीच में हुए करार के मुताबिक लगभग कुछ हज़ार सैनिक ऑलवेज़ बहरीन में रहते हैं। और इसी के वाया अमेरिका इस पूरे स्ट्रेटजिकल रीजन पे नज़र रखता है, चाहे वो पर्शियन गल्फ़ हो, चाहे रेड सी हो, अरेबियन सी हो, या फिर इंडियन ओशियन। इस रीजन पे वो निगरानी रखता है, इस रीजन के डायनामिक्स को कंट्रोल वो करता है। तो आपके अमेरिका के साथ इस तरह के संबंध हैं, उनके सैनिक आपकी भूमि पर हैं, उनका हेडक्वार्टर आपके यहाँ पर है। तो ये चीज़ें बहुत से गुटों को पसंद नहीं आती। मैंने बताया कि जो ये कहते हैं कि हम विदेशियों के पाँव नहीं पड़ने चाहिए, नापाक लोगों के पाँव नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स फ्रंट्स जो हैं वो इस चीज़ से स्टेट को अपोज़ करते हैं, इसे आधार बना करके अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, चुनौती है बहरीन के सामने। दूसरा समस्या है शियाओं का विरोध। शिया मानते हैं कि जितने रिफॉर्म्स डेमोक्रेटिक होने चाहिए थे वो नाकाफ़ी रहे, उतने किए नहीं बहरीन ने। और दूसरी चीज़ उनका मानना है कि गवर्नमेंट पोजीशंस में, एजुकेशनल सेंटर्स में और कई तरह के दूसरे प्रिविलेजेस जो स्टेट सपोर्ट मिलती है,
शियाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, हमारे साथ भेदभाव होता है, जबकि अमूमन जनता के स्तर पर जो लोग हैं वो शिया सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं। सुन्नी राजघराने और सुन्नी सरकारी तंत्र जो है वो हमारा शोषण करता है, ऐसा वो मानते हैं। और फिर जब 2011 की अरब स्प्रिंग हुई थी तो वह लहर फैल करके वहाँ तक पहुँची, और वो लहर जब वहाँ पहुँची है तो उसका नतीजा यही है कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो हमेशा रहा ही है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं रहा कि वो को एग्जिस्ट ना कर सकें। वो फिर जब भी कोई इस तरह का सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रीज़न बनता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फिर आपस में वायलेंट क्लैशेस होते हैं। और 2011 की अरब स्प्रिंग में वो वायलेंट क्लैशेस हुए। जो शिया सेक्ट है उसने अपोज़ किया सरकार को, बहरीन गवर्नमेंट को, और